नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र एनडीए में छिड़े सियासी संग्राम की, महाराष्ट्र में वोट किडनैपिंग की। देखेंगे क्यों एक साथ आए सीएम ममता और सीजेआई सूर्यकांत, बीजेपी राज में कैसे हुआ शंकराचार्य का अपमान। जानेंगे लाडो लक्ष्मी योजना पर हरियाणा सरकार के यू टर्न को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या ट्रंप के टैरिफ से छिड़ेगी जंग। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि बोली, जेल में फर्श पर सो रहे सोनम, बैरक में टहलने तक की जगह नहीं। एनएसए मामले में दम नहीं, सरकार तारीख ले रही है। सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, आरटीआई का दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब गाड़ी चलने लगे तो ड्राइवर बदलिए, केंद्रीय मंत्री गडकरी का बयान। पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा उनका यह बयान। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पौराणिक विरासत और संस्कृति को किया जा रहा ध्वस्त। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले कानून व्यवस्था का निकल चुका है जनाजा। सरकार पर लगाए अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बावजूद मेयर चुनाव पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं, उद्धव ठाकरे भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को अलर्ट कर दिया है, यानी मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है। मेयर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। उद्धव, शिंदे और बीजेपी की तरफ से दावेदारी की जा रही है। तो कैसे बीएमसी के नतीजों में फंस गया मेयर का चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अधिकांश निगम में किस दल का मेयर बनेगा ये तय हो गया है, लेकिन मुंबई पर पेच फंस गया है। देश की आर्थिक राजधानी पर किसकी सत्ता होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 89 सीटें जीती है, फिर भी वो बहुमत से 25 सीटें पीछे रह गई है। बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। बहुमत के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे से उम्मीद थी कि वो साथ देंगे, लेकिन शिंदे साथ की नहीं समझौते की बात कर रही है। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अपने 29 पार्षदों के साथ होटल में बंद हो गए हैं, सख्त पहरा लगा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि शिंदे किससे अपने पार्षदों को बचा रही हैं, बीजेपी से या फिर उद्धव ठाकरे से, क्योंकि जिसने भी शिंदे के पार्षदों में सेंध लगाई मेयर उसी का बन जाएगा। उद्धव ठाकरे ने तो बता भी दिया है कि शिंदे बीजेपी से डर रही हैं। बीजेपी ने एक बार शिवसेना को तोड़ा था, सहयोगी दल तोड़ने में वो एक्सपर्ट है। एक बार फिर से शिवसेना को तोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उद्धव ने यहाँ तक कह दिया है कि शिंदे के पार्षद उनके साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि शिंदे गुट से जो पार्षद चुने गए हैं मूल रूप से हमारी शिवसेना के पार्षद थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी में मेयर हमारे गुट का बने, ये मेरा सपना था, भगवान की इच्छा से ये संभव होगा। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि शिंदे ने मेयर पद को लेकर एक फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है। इसमें 2.5 साल की बात कही गई है। मुंबई में पहले 2.5 साल शिवसेना का मेयर हो, बाद के 2.5 साल में बीजेपी अपना मेयर बनाए, लेकिन बीजेपी इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिंदे को नाराज भी नहीं कर पा रही है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस भी बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा ये नहीं कह पा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो फडणवीस ने बस इतना कहा कि बीएमसी में मेयर महायुति से होगा। अब फडणवीस क्यों शिंदे के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, ये जानने के लिए पहले बीएमसी के नतीजों पर गौर कर लेते हैं, जिसमें से बीजेपी को 89, शिवसेना शिंदे गुट को 29, शिवसेना उद्धव गुट को 65, कांग्रेस को 24, एमएनएस को 6 और अन्य को 14 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस और उद्धव सेना की सीटें जोड़ दे तो ये संख्या 89 हो जाती है। 89 सीटें ही बीजेपी के पास है। ऐसे में शिंदे के पार्षद जिधर जाएंगे मेयर उसी का बन जाएगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेयर उसी का बनेगा। मेयर पद के लिए वोटिंग होगी, सभी 227 पार्षद वोट डालेंगे। पार्षदों पर किसी भी दल का व्हिप काम नहीं करेगा। ऐसे में मेयर पद के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुना जाएगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए मेयर पद से वो दूर भी हो सकती है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद उनकी भी घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। पर आखिरी सवाल बीएमसी का है, जहां की सत्ता बीजेपी के हाथ से दूर जाती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार खतरे में दिख रही है। इस बीच निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को मंदिर दर्शन करवाने का झांसा देकर बसों में भरकर पोलिंग बूथ ले जाया गया और उनसे वोटिंग कराई गई, जबकि महिलाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इस काम के बदले उन्हें कोई पैसे मिले। अब इसे लेकर महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले ने चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजे अभी आए ही थे कि बीड की एक महिला के खुलासे ने पूरे राज्य में बवाल खड़ा कर दिया है। महिला का आरोप है कि हमें मंदिर दर्शन का झांसा देकर जबरन वोट डलवाए गए।
महिला ने बीट पुलिस अधीक्षक को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि उसे और गेवराई तालुका की कई महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग और जेजुरी के खंडोबा मंदिर ले जाने की बात कही गई थी और इसके नाम पर उन्हें 4 बसों में भरकर पिंपरी चिंचवाड़ लाया गया, लेकिन वहां उन्हें मंदिर की बजाय सीधे पोलिंग बूथ पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। महिला का आरोप है कि उसे एक खास पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने बताया कि उसे वोटिंग की प्रक्रिया तक नहीं पता थी। उसने ये भी बताया कि इस काम के बदले उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अब पीड़ित महिला ने उसे धोखा देने वाली महिला के खिलाफ FIR की मांग की है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर महिला के ये दावे सच हैं और वाकई में बसों में महिलाओं को धोखे से वोट डलवाने लाया गया, तो ये चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाता है। तो वहीं विपक्ष के उन दावों को पुख्ता करता है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सत्ता, पैसा और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना में भी यह दावा किया गया है कि इतनी कोशिशों के बावजूद बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई, वरना उसकी तो कोशिश थी कि वो इस बार विपक्ष को पूरी तरह साफ कर दे। एक तरफ ये सियासी उथल पुथल तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव के आंकड़े इस सियासी जंग को और तेज कर रहे हैं। इस बार पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी को 84 सीटों पर जीत मिली है, NCP को 36 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट को 6 सीटें और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। पिंपरी चिंचवाड़ को NCP का गढ़ माना जाता है और यहाँ शरद पवार और अजित पवार की NCP ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे उसमें NCP की जीत का ही ऐलान हो रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल ही अलग आए हैं। ऐसे में सवाल चुनाव पर उठ गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग मुश्किल में दिख रहा है तो बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हलचल के बीच सीएम ममता बनर्जी और CJI सूर्यकांत एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम ममता ने CJI से बड़ी अपील की। उन्होंने गुहार लगाई कि आप लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश को विनाश से बचाएं। इसके साथ ही ममता ने और भी कई बातें कही जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चरम पर है। इस दौरान कलकत्ता में सीएम ममता बनर्जी और CJI सूर्यकांत एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के नए भवन के उद्घाटन का। इस मौके पर ममता बनर्जी ने सीधे CJI से गुहार लगाते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसे केवल न्यायपालिका ही बचा सकती है। राज्य का मौजूदा घटनाक्रम देखते हुए ममता बनर्जी की इस अपील को काफी अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम कर रही हैं। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मीडिया लोगों की छवि खराब कर देता है। आप संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश को विनाश से बचाएं। हम आपकी कस्टडी में हैं। ममता बनर्जी की ये अपील उस समय आई है जब हाल ही में ईडी ने TMC की रणनीतिकार फर्म IPAC के दफ्तर पर छापेमारी की, जिसको लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी को भ्रष्टाचार की जांच नहीं करनी है, बल्कि हमारी पार्टी की चुनावी रणनीतियों को हथियाना है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ SIR को लेकर भी विवाद गहराया हुआ है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल के चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी की ये बातें काफी अहम हैं और उनका सीधा मतलब यही है कि अदालत किसी भी तरह से किसी भी फैसले में राजनीतिक रूप से प्रभावित ना हो और निष्पक्षता से वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। ममता का CJI के साथ मंच शेयर करना और उनकी इस अपील ने बीजेपी खेमे में हलचल तेज कर दी है। सीएम ममता के बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है तो हलचल यूपी में भी तेज होती दिख रही है। प्रयागराज में लगे माघ मेले के दौरान झड़प की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रशासन के रवैये से शंकराचार्य की नाराजगी की खबरें सामने आई और इसके चलते उन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। इस पूरी घटना को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेला का आयोजन किया गया है, लेकिन संगम तट पर उस वक्त भारी बवाल मच गया जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने संगम की तरफ रथ ले जाने से रोक दिया। प्रशासन ने सुरक्षा और भारी भीड़ का हवाला देते हुए शंकराचार्य से रथ से उतरकर पैदल जाने की बात कही, लेकिन शंकराचार्य और उनके समर्थक रथ के साथ ही आगे बढ़ने की जिद पर अड़ गए। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। ADG जोन अजय पाल शर्मा समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अपमान का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य ने संगम में स्नान करने से ही मना कर दिया और वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें शाही परंपरा के मुताबिक स्नान करने से रोका है, जो कि सनातन मान्यताओं का अपमान है। इस विवाद के बीच शंकराचार्य के उस पुराने बयान ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया था। हाल ही में काशी में मणिकर्णिका घाट पर हुए बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए शंकराचार्य ने कहा था, इस सरकार ने वाराणसी में 150 मंदिर तोड़ दिए, जिनमें से कई 600 से 1000 साल पुराने थे। बीजेपी का हिंदुत्व नकली है और आज धर्म के ठेकेदार इस विनाश पर चुप क्यों हैं?
इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने लिखा, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इस दोष को भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। शंकराचार्य के साथ हुए इस व्यवहार और उनके इस कड़े रुख ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां माघ मेले में करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे हैं, वहीं शंकराचार्य का प्रशासन से टकराव और बिना स्नान किए लौटना कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रहा है कि जो सरकार खुद को धर्म का रक्षक बताती है, उसके राज में शंकराचार्य को अपमानित होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर संगम तट पर हुआ ये बवाल अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, और शंकराचार्य की नाराजगी दूर होगी या नहीं, ये देखना होगा। बीजेपी राज में शंकराचार्य के अपमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल हरियाणा बीजेपी के उस वादे पर भी उठ रहे हैं जिससे उसने यू टर्न ले लिया है। मामला है लाडो लक्ष्मी योजना का, जिसके तहत महिलाओं से 2100 रुपए का वादा किया गया था, लेकिन अब सीएम के ऐलान के बाद महिलाओं को सिर्फ 1100 रुपए ही मिलेंगे। अब सरकार के इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी सरकार पर वादे से यू टर्न लेने के आरोप लग रही हैं। दरअसल महिलाओं को इस योजना के तहत 2100 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब सीएम नायब सिंह सैनी के ऐलान के बाद महिलाओं को 1100 रुपए ही मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब महिलाओं के बैंक खातों में 2100 की जगह केवल 1100 ही आएंगे। बाकी के 1000 रुपए सरकार खुद आरडी या एफडी में जमा करेगी। सरकार का तर्क है कि ये महिलाओं के भविष्य की बचत है, लेकिन इस पर राजनीति गर्मा गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव के समय तो बीजेपी ने 2100 का वादा किया था, तो अब वो बचत के नाम पर अपनी बात से क्यों मुकर रही है। पूछा ये भी जा रहा है कि अगर ये पैसे एफडी में डालने हैं तो क्या इसको लेकर सरकार ने लाभार्थी महिलाओं से इजाजत ली या उन्हें इसकी जानकारी दी। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें पैसा निवेश करना है तो वो ये खुद तय करेंगी, न कि राज्य सरकार। दरअसल कई गरीब परिवारों के लिए 1000 रुपए की कटौती बड़ी बात है। उन्हें बचत से ज्यादा वर्तमान की जरूरतों के लिए नकद की जरूरत रहती है। मुख्यमंत्री ने भले ही ये कहा हो कि लाभार्थी के गुजर जाने पर पूरी राशि नॉमिनी को मिलेगी, लेकिन ये दलील लोगों को शांत करने में नाकाम दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास बजट की कमी है, इसलिए वो सीधे पैसे देने से बच रही है। ये नियम फरवरी 2026 से लागू होगा। माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब सरकार पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर सकता है। देखना होगा कि क्या दबाव में सरकार अपने फैसले को वापस लेती है या इसे निवेश का नाम देकर लागू रखती है। बीजेपी सरकार की योजना को लेकर रार छिड़ गई है, तो मध्य प्रदेश दूषित पानी को लेकर छिड़ा बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर दूषित पानी के मामले में राज्य की मोहन यादव सरकार की फजीहत होनी शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से इंदौर जा रहे दिग्गज खिलाड़ी वहां के पानी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि खिलाड़ी अपने पीने के लिए खुद पानी ला रहे हैं। इस मामले में विपक्ष सरकार पर भड़क गया, तो किसने की सरकार की फजीहत, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में दूषित पानी पीने से जान जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का वादा किया और साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। और अब विपक्ष को इस मामले पर सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। दरअसल मैच के लिए इंदौर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दूषित पानी से बचने के लिए अपने साथ इंदौर में 3 लाख रुपए का वाटर प्यूरिफायर लेकर पहुंचे। कई और खिलाड़ियों को भी उनकी पानी की बोतल के साथ देखा गया, जिसके चलते राज्य की मोहन यादव सरकार की जमकर किरकिरी तो हुई ही, साथ ही विपक्ष ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंदौर पहुंचते ही शुभमन गिल ने क्यों मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरिफायर। ये तो हाल है सबसे स्वच्छ शहर का, वहाँ के पानी पीने से दहशत में है हमारे खिलाड़ी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस शहर में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल सकता है और यहाँ दूषित पानी पीकर लोगों की जान जा रही है। ये है शहरी मॉडल। ये केवल इंदौर की बात नहीं है, देश के अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। लोगों को साफ पानी मुहैया कराना और प्रदूषण कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ये जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से करीब 24 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग बीमार हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन हालात में इंडियन क्रिकेटर का अपने ही देश में सबसे साफ शहर इंदौर के पानी पर भरोसा न कर पाना
सरकार को सवालों के घेरे में ले आया है। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्रंप के टैरिफ की। तो अमेरिका ने यूरोप के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। अभी ये मैदानी संघर्ष तो नहीं है बल्कि आर्थिक मोर्चे की लड़ाई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं रुके तो बहुत जल्द अमेरिका और नेटो आमने सामने होंगे। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जिस पर यूरोप भड़क गया। तो कैसे ट्रंप के फैसलों से अमेरिका और यूरोप में बढ़ा तनाव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। जगह जगह जंग की आहट सुनाई दे रही है और इस बार हर जगह जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से मानी जा रही है। ईरान से तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यूरोप आ गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर आमादा है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब उन्होंने उन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी है जो ग्रीनलैंड की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। उनके इस ऐलान पर यूरोप भड़क गया है। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को चेताया है कि उनके इस कदम से ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस पर काफी असर पड़ेगा। इस मसले पर ईयू के 27 देशों के राजदूतों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। यूरोपीय संसद ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कड़े स्वर में कहा है कि ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश सही नहीं है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी साफ कर दिया है कि हम टैरिफ की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। कनाडा ने भी इस मुद्दे पर यूरोप का साथ दिया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम ने यूरोप और अमेरिका में तनाव और बढ़ा दिया है। पहले ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी जिद ने नेटो को 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब जिस तरह आर्थिक दबाव बनाकर ट्रंप यूरोप को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नेटो और अमेरिका के बीच जंग के आसार बढ़ते जा रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।